टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 10 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा एंड ऑफ एन एरा। इसके बाद हम देखेंगे स्टेइंग द कोर्स, देन वी विल डिस्कस मूविंग आउट ऑफ द शैडोज फ्रॉम साइलेंस टू असर्शन, एंड इन द लास्ट हम देखेंगे द स्टार्क रीजंस व्हाई बेंगलुरु इज सिंकिंग। चलिए वन बाय वन चारों एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है एंड ऑफ एन एरा, एक युग का अंत। द क्वींस पासिंग कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मिशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। महारानी के निधन से मिशन राष्ट्रमंडल की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल अभी हाल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इनका निधन हो चुका है, इस पर आधारित है। यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क के रूप में जानी जाएंगी, जो कि 70 वर्ष से अधिक गद्दी पर बनी रहीं। इस लंबे कार्यकाल में इन्होंने कई सारे बदलाव को भी देखे, जिसमें जो ग्लोबल पावर का जब शिफ्ट होता है उसकी भी ये गवाह रहीं। किस तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम थे उसकी पावर शिफ्ट होती है, कॉमनवेल्थ का उदय होता है और बाद में कॉमनवेल्थ एक प्रतीक के रूप में भी आगे बढ़ता है। ये सब कुछ इन्होंने इस दौर को देखा। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसको भी इन्होंने देखा था। शीत युद्ध की शुरुआत और शीत युद्ध का जो समापन था इसको भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा। इन सब के अलावा जो इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी, यूनाइटेड किंगडम की जो कॉलोनीज थी, उनका जब डीकोलोनाइजेशन होता है, जो कॉलोनीज हैं वो सारे देश जब उनको आज़ादी मिलती है, इसको भी इन्होंने देखा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम जब यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप ही लेता है और साथ साथ में जब यूरोपियन यूनियन से अलग होता है, तो इस 47 वर्ष का ये जो एक एक्सपेरिमेंट रहता है उसको भी ये इसकी गवाह रहे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 15 प्रधानमंत्री इनके सामने रहे। विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रुस सबको इन्होंने अपने सामने देखा एज अ क्वीन। अब कुछ व्यक्तिगत कंट्रोवर्सीज की भी बात करते हैं तो 92 में इनके 3 बच्चों की शादियां टूट जाती हैं और जो विंस्टर कैसल था उसकी तबाही आग द्वारा हो जाती है, जिस पर कई सारे आरोप का दौर चलता है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो प्रिंसेस डायना की मृत्यु जब कार एक्सीडेंट में 1997 में होती है तो पूरा राज परिवार पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। हालांकि अभी रिसेंट सर्वे की बात भी करते हैं तो महारानी एलिजाबेथ की लोकप्रियता वहाँ के आम लोगों में काफ़ी बनी हुई थी। लगभग 75% जो आम नागरिक यूनाइटेड किंगडम के हैं वो महारानी एलिजाबेथ को पसंद करते हैं। अभी ये रिसेंट सर्वे में ऐसा पाया गया था। इस लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा रीज़न कई लोगों का ये भी मानना है कि जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं या जो भी पहले की जो भी कंट्रोवर्सीज थी वहाँ पर जो महारानी के द्वारा जो साइलेंस है, एक स्टब बॉर्न साइलेंस, एक कठोर मौन ये अपना लेती थी, ये कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता में इजाफा ही इसने किया। अब इनकी मृत्यु के बाद कई सारे गंभीर सवाल भी खड़े हो जाते हैं, स्पेशली कॉमनवेल्थ की जब हम बात करते हैं उसको भी लेकर कई सारे सवाल हो जाते हैं, क्योंकि अब लगातार जो सोशियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है दुनिया की वो बदल रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी डिबेट हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को गणतंत्र के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीज में। और बेसिकली इनके लीडरशिप के तहत जो वहाँ के जो आदिम लोग हैं, जो टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर कम्युनिटी है, उनके बीच में समझौते की भी बात आगे बढ़ रही है। इसके अलावा 2021 में बारबाडोस 18वां कंट्री बन गया था जो ब्रिटिश की जो राज परिवार है उसको रोल
जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट के रूप में इनका जो रोल था उससे खुद को अलग कर लेता है। वर्तमान की बात करें तो लगभग 6 कैरेबियन कंट्री और भी सामने ऐसा हिंट कर चुके हैं जो बारबाडोस के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे। इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं तो आज भी जो ब्रिटिश मोनार्क है वो कई जो देश है उनका हेड ऑफ स्टेट की भूमिका के रूप में भी इसको देखा जाता है। इंपॉर्टेंट कंट्री की बात करें तो कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल होते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक आज के दौर पर एक सांकेतिक उपाधि के तौर पर ही रह गया है, बावजूद इसके अपनी रिलेवेंस तो है ही। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जब जो कॉमनवेल्थ नेशन है, राष्ट्रमंडल जो संगठन है 56 देशों का जिसमें भारत भी शामिल है, महारानी के निधन के बाद से अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भविष्य में उसका जो निर्णय है, किस तरीके से उसके जो रोल है और पूरा स्ट्रक्चर है, क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रमंडल को बनाए रखने में और लगातार उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने में महारानी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेइंग द कोर्स, पाठ्यक्रम में रहना। इन्फ्लेशन में हैव मॉडरेटेड अ बिट बट रिमेन्स अ थ्रेट दैट वारंट्स कांस्टेंट विजिल। मुद्रास्फीति में भले ही थोड़ी कमी आई हो, लेकिन यह एक ऐसा खतरा बना हुआ है जो निरंतर सतर्कता बरतता है, तो जिस पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आर्टिकल में बात हो रही मुद्रास्फीति की, संक्षेप में समझें तो जब कीमतें बढ़ने लगती हैं, अथवा जो दूसरी भाषा में इसी को बोला जाएगा कि जब जो पैसा होता है उसकी जो क्रय शक्ति होती है वो घटने लगती है, तो इसको कंबाइंड में हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन अथवा मुद्रास्फीति बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इनका एक स्टेटमेंट आता है कि जो भारत में जो महंगाई दर है अब ये मैनेजेबल लेवल के आसपास में आ चुकी है। इसमें आगे ये भी बात कर रहे हैं कुछ आंकड़ों को लेकर कि जो अप्रैल में 7.8 के आसपास थी, वो अभी रिसेंट जुलाई में जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 6.71% के आसपास आ गई, जो कि निश्चित तौर पर एक राहत देता है। पर अभी भी ये जो ऑफिशियल जो टॉलरेंस जो लेवल होता है 6% का, इससे ऊपर है। अब इस पर जो आरबीआई है वो भी निर्मला सीतारमण जी की ही बातें कर रहे हैं, पर वहाँ के जो डिप्टी गवर्नर हैं माइकल पात्रा जी, ये इस बात से थोड़ा सा इतर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। चूँकि अभी इस बार मानसून है वो काफ़ी अनइवन चल रहा है, जो ग्रामीण है भारत, वहाँ पर जो मुद्रास्फीति की मार या महंगाई की मार और ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो धान है और जो दलहन है इनकी फसल पर भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में माइकल पात्रा जी का ये मानना है कि भविष्य में मुद्रास्फीति या महंगाई दर और ज़्यादा बढ़ सकती है, इससे हमको सचेत रहना होगा। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि वित्त मंत्री द्वारा ये भी कहना है कि जो मौद्रिक नीति है वो सिर्फ जो ब्याज दर में वृद्धि है उससे कंट्रोल नहीं हो सकता, बल्कि जो आरबीआई है उसको भारत जो सरकार है उसके साथ मिलकर, जिस तरीके से कई जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर होता भी है कि सरकार और जो सेंट्रल बैंक है वो मिलकर काम करते हैं, उस तरीके से आरबीआई को भी करना चाहिए। इन सब के बाद आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो राज्य हैं और जो केंद्र हैं, चूँकि कई राज्यों में बहुत सारी विषमताएं देखी जाती हैं मुद्रास्फीति को लेकर। एग्जांपल की बात करते हैं तो जब पेट्रोलियम अभी कट होता है पेट्रोलियम प्राइसेस का, तो उसमें सभी राज्यों में एक समान कटौती नहीं होती है, जिससे कि जो मुद्रास्फीति उसमें भी विषमताएं देखने को मिलती हैं। तो जो केंद्र है और जो राज्य है दोनों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। आरबीआई का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें हो जाता है, जिससे कि जो मुद्रास्फीति है वो एक अपने कोर्स में ही बना रहे, अथवा अपना एक जो दायरा है, पाठ्यक्रम के स्थान पर यहाँ पे दायरा लिखना ज़्यादा सही होगा, तो अपने एक दायरे में बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है मूविंग आउट ऑफ द शैडोज फ्रॉम साइलेंस टू असर्शन। छाया से बाहर निकलना, चुप्पी से दावे तक। मुस्लिम वुमेन इन इंडिया आर बिगिनिंग टू सीक जुडिशियल रिकोर्स टू असर्ट देयर राइट्स, मार्किंग अ क्वाइट चर्निंग। भारत में मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों पर जोर देने के लिए न्यायिक सहारा लेने लगी हैं, जो एक शांत मंथन को चिन्हित करता है। बेसिकली आर्टिकल की शुरुआत होती है जहां पर गाजियाबाद की एक महिला द्वारा दायर तलाक हसन याचिका, जिसमें पति द्वारा कम से कम 1 महीने के अंतराल पर तलाक सुनाए जाने की
न्यायोत्तर बनाने की मांग की गई है। हाल ही में सुर्खियों में आई जब न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा था कि 3 महीने के लिए महीने में एक बार तलाक हसन या पत्नी को तलाक देने की प्रथा इतनी अनुचित नहीं है। आगे ये भी बात हो रही है कि जो जज हैं उन्होंने ये भी कमेंट किया कि बेसिकली जब तलाक का मुद्दा होता है तो सबसे बेहतर तरीका होगा म्यूचुअल कंसेंट का, जहाँ पर दोनों की सुनी जाएगी। हालांकि जजों का ये भी मानना था कि जो खुला की प्रथा है, जो कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी जो तलाक है उसका अधिकार देती है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है तलाक हसन जितना। बेसिकली तलाक हसन में क्या होता है, जो तलाक होता है उसका इनिशिएट पुरुष करता है। वो जो कोई मान लीजिए हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को जब तलाक देगा तो वो तलाक हसन कहलाएगा। और उसी तरीके से खुला जो है उसका इनिशिएट कौन करेगा, महिला करती है। जब वाइफ हस्बैंड को तलाक देती है तो वो खुला कहलाता है। और कोर्ट का कहना है कि ये दोनों ही इक्वली ऑन पार इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो खुला है उसको लगातार जो मुस्लिम महिलाएं हैं अब इसको ओपनली अपना रही या इसको अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो धीमे धीमे इस बात को भी इंगित कर रहा है कि मुस्लिम महिला अपने अधिकारों के प्रति और ज़्यादा सजग हो रही हैं, और ज़्यादा वो अवेयर हो रही हैं, और किसी भी सामाजिक दबाव में वो समझौता, यदि विवाह से असंतुष्ट हैं, सम्मान नहीं है, उसमें प्रताड़ना है, हिंसा है अथवा सहजता नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर महिला नहीं चाह रही है विवाह को आगे बढ़ाना तो वो उससे बाहर अब निकल रही हैं। बेसिकली उसके लिए वो कोर्ट में भी जा रही हैं, और इसके अलावा जो दारुल कज़ा या जो शरिया कोर्ट होता है उसमें भी जा रही हैं, जिससे कि जो भी शादी संबंधित उनके मामले हैं उसको सुलझाया जा सके। आर्टिकल में आगे ये भी बात कही जा रही है 2017 में जब 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तब उसके बाद जब इसको केरला हाई कोर्ट द्वारा 2021 में जो खुला है इसकी भी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया जाता है। कोर्ट का ये कहना होता है कि ये बिल्कुल जो तलाक हस्बैंड द्वारा दिया जाता है जिस तरीके से, उसी तरीके से जब वाइफ भी तलाक देती है तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद से ये भी मामले देखे जा रहे हैं कि जो शरिया कोर्ट है उसमें अब जो हस्बैंड द्वारा जो तलाक दिए जाते हैं उनसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं जो वाइफ द्वारा तलाक दिए जा रहे हैं अथवा जो खुला द्वारा तलाक दिए जा रहे हैं। बेसिकली 2017 के बाद से ये देखा जा रहा है जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा अवेयर हो गई हैं और ज़्यादा मुखर हो गई हैं। आगे आर्टिकल में और भी बातें कही जा रही हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं की मुखरता की बात, उनको अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता किस तरीके से धीमे धीमे इजाफा हो रहा है। अभी रिसेंट जब हिजाब का मुद्दा आता है वहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बालिकाएं हैं, वो अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आती हैं, और जब वो आगे आती है तो न ही वो सिर्फ कुरान की बातें करती हैं बल्कि वो भारत के संविधान को भी इंगित करती हैं कि किस तरीके से संविधान में जो माइनॉरिटी है उनको अपने अधिकारों के, अपने जो धर्म है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया जाता है। इसकी बात करती हैं, वो तार्किक बात करती हैं, और वो ये भी बात करती हैं कि जो पर्दा की प्रथा है वो सिर्फ महिलाओं तक इस्लाम में सीमित नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा भी पर्दा को अपनाया जाता है। ये भी जो इस्लाम है उसकी मान्यता है। हालांकि वो पार्शियल पर्दा होता है। कुछ ड्रेस कोड होते हैं कि समाज में आप घुटने से और जो नाभि होती है इसके बीच का हिस्सा हमेशा ढककर ही रखेंगे। अब ये भी बात आगे हो रही है कि जब महिलाएं अपने अधिकारों की बात कर रही हैं तो जो ट्रेडिशनली चला आता था कि जब मुस्लिम अधिकारों की बात होती थी तो जो धार्मिक गुरु होते थे, मौलाना लोग होते थे, वो लोग बात करते थे। अब इस ट्रेंड में चेंज देखने को मिल रहा है। जब महिला अधिकारों की बात हो रही है, ऐसे मुद्दे जिससे महिला प्रभावित हो रही है, तो वो किसी का मोहताज अब नहीं, वो अपनी बातों को खुद सामने रख रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय बदलाव मुस्लिम समाज में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी आगे बात कही जा रही है आर्टिकल में कि नहीं सिर्फ पर्दा का केस जब आता है, इसके अलावा जब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब इसका मुद्दा सामने आता है तो महिलाएं इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और इन सब के बाद वो सिर्फ पुरुषों पर ध्यान या पुरुषों पर आश्रित नहीं रह जाती हैं। अब थोड़ी सी कुछ और बातें कही गई हैं। जब
कुछ समय पहले 90 और 80 के दशक में जब चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या शाहबानो मामला सामने आता है, तो उस वक्त महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों को उतनी मुखरता से समाज में सामने नहीं रख पा रही थी। पर उनके कंपैरिजन में आज की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गई हैं। और ये रीसेंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को देखने को मिलता है, तब इसमें जो मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। इवन जब जामा मस्जिद के इमाम बुखारी और अजमेर से जो वहाँ पर दरगाह शरीफ हैं, वहाँ से भी जो रिलीजियस लीडर हैं वो जब प्रो सीएए बात करते हैं, जब इसके पक्ष में भी बात करते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को समझाया जा सके, फिर भी मुस्लिम महिलाएं बिना किसी बात की फिक्र किए हुए यदि उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो उसको उसी तरीके से बिना लाग लपेट के सरकार के सामने आज के समय पे रखना जान रही हैं। और वो तर्कों के आधार पर बात कर रही हैं। बातों में वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ में जो भारत का संविधान है उसमें जो अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं उनकी बात कर रही हैं। इसके बाद आर्टिकल में अब ये भी बात कही जा रही है कि हालांकि ऐसा कहना, इन कुछ एग्जाम्पल से ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं का आज कोई भी इनके प्रति कोई बुरा भाव नहीं रह गया है, या कोई भी जो भी ट्रेडिशनल कई कुप्रथाएं मुस्लिम समाज में चल रही थी या जिसको किसी भी हिस्से से जो मॉडर्न नहीं माना जाएगा, अथवा कई ऐसी प्रथाएं जिसको तोड़ मड़ोड़ के जो क्लेरिक होते हैं, जो धार्मिक जो वर्चस्व कई लोगों का होता है, जो मौलाना होते हैं, इन लोगों के द्वारा जो धर्म को अपने सहजता से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें पुरुषों का जो वर्चस्व वो ज़्यादा बना रहे, महिलाओं को इनकी आवाज़ों को दबाया जा सके, कई बार ऐसे भी प्रयत्न जो होते हैं वो आज भी कुछ मामलों में उसी तरीके से बने हुए हैं। हालांकि उनकी प्रवृत्ति पहले से काफ़ी कम होती नज़र आ रही, बावजूद इसके जो हलाला जैसी जो प्रथाएं हैं जिसमें यदि एक्सीडेंटल तलाक या इंस्टेंट कोई तलाक उच्चारण कोई पुरुष कर देता है मुस्लिम समाज में, तो उसको, हालांकि इस्लाम का ये मानना है कि अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन 2 बार हो जाएगा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, महीने में मान लीजिए अगर रिपीटेडली 3 बार होता है तब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। बट कई बार जो क्लेरिक्स होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार दोबारा जो महिला होती हैं उनको यदि किसी पुरुष द्वारा तलाक एक बार उच्चारण कर दिया जाता है तो उसको वो वहाँ से वापस दूसरे पे किसी के साथ विवाह करना होता है, उसको कंज्यूमेट उस विवाह को करना पड़ता है और उसके बाद एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है जिसमें महिला को प्रायश्चित करना होता है और उसके बाद वो जाकर वापस अपने पुराने प्रीवियस जो हस्बैंड होता है उनके साथ वापस वो शादी कर सकती हैं। हालांकि ये बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है या कहीं से भी प्रोग्रेसिव इसको नहीं कहा जाएगा, पर ऐसी अभी भी कई क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों की बात करते हैं तो ऐसी प्रथाएं आज भी बनी हुई हैं जहां पर महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर उतनी मुखर नहीं हो पाई हैं। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि आने वाले समय में ये जो शांत, जो एक तरीके से जो क्वाइट चर्निंग है, जो मुस्लिम समाज में जो महिलाओं को जो एक अधिकारों को लेकर एक शांत मंथन है, एक जो सुखद बदलाव बढ़ा है, वो धीमे धीमे इसका अच्छा परिणाम पूरे समाज को देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि जो बहुत सारी कुप्रथाएं आज भी जो समाज में है, जो समाज को पीछे ढकेलती हैं, उनसे आने वाले समय में पूरा समाज उभर सकेगा और जिसमें जो महिलाएं हैं वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। अपने अधिकारों की जब बात आएगी तो अपने अधिकारों की लड़ाई वो खुद लड़ेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे द स्टार्क रीजन वाई बेंगलुरु इज सिंकिंग। बेसिकली इस आर्टिकल में भी जो बेंगलुरु में बाढ़ आई है उस पर बात कही जा रही है, जिसमें कई बार कई इलॉजिकल तर्क भी गढ़े जा रहे हैं कि जो ज़्यादा बाढ़ आ गई है उसमें जो बाहर से आके जो लोग हैं, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनका कारण है। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है। हालांकि ये भी बात सही है कि जब माइग्रेट पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो डेवलपमेंट है या रहने की जो सुविधाएं देने की ज़रूरतें आएंगी वो भी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर जो भूमि है उसका
इनक्रोचमेंट भी बढ़ेगा और ये सीधा एक रीज़न बन जाता है कहीं पर भी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनके बढ़ने का। हालांकि सिर्फ और सिर्फ जो माइग्रेंट है उनको दोष देना बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। हालांकि जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, और इसमें सिर्फ बाढ़ ही नहीं आएगी, हालांकि अगर हम स्पेशली अभी बाढ़ की बात करें तो जो नहर है, नाले हैं, जो आर्द्र भूमि है, इनकी जो ज़मीनें थी जहाँ से इनका पानी रहता था, जो बरसात के समय पे जो पानी बढ़ता था तो ये एक उसको सोखने का काम करती थी, वो धीमे धीमे वो पूरी ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब इसका सीधा जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि प्रकृति से जब खिलवाड़ होता है तो प्रकृति खुद से उसको फिर सही करती है और उसमें नहीं अमीर नहीं गरीब, सभी के साथ बराबर का न्याय होता है। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि जब बेंगलुरु में जो वहाँ पे आसपास के पंचायत हैं और जो गांव हैं उनको मिलाकर जब 6 जो सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है उसको मिलाकर एक बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बनाई जाती है, तो इसमें भी बहुत सारे जो भ्रष्टाचार की वजह से कई जो नहरों की ज़मीनें हो गई, जो आर्द्र भूमि की ज़मीनें हो गई, उनका जो कैचमेंट एरिया हो गया उसको प्राइवेट लैंड में मुनाफे के चाह में उसको प्राइवेट लैंड में तब्दील कर दिया जाता है और आज के समय पे उसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा ये भी बात हो रही है कि जिस तरीके से जब इन्वायरमेंट का नुकसान किया जाता है, हालांकि कई सारे जो देश हैं जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो वापस प्रकृति के उन संसाधनों को उसको बहाल करने का प्रयास करते हैं, जबकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही तो बिल्कुल इसके विपरीत लगातार हमारे यहाँ पर प्रकृति का दोहन हो रहा है और प्रकृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और यदि ये प्रवृत्ति बनी रहती है तो भविष्य में और भी ज़्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे कि सारी एक्टिविटीज़ जो पर्यावरण को संरक्षण होता है और सारी चीज़ों को उनको और मजबूत बनाना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस सब के अलावा ये भी बात हो रही है कि जो संस्थान हैं वो एक तरीके से जो मृत पड़ चुके हैं उनको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उन जो भी संस्थान हैं उनकी जो कार्य करने की जो तरीका होता है और जो क्षमता होता है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, प्रोएक्टिव बनाया जाए और पूरे मॉडल को रिवाइव करने की ज़रूरत है, जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट है इसको टॉप पे रखना चाहिए, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है इनको अपने आसपास का जो भी एरिया होता है उसका ज़्यादा समझ होता है और ऐसे में अगर इनके द्वारा पॉलिसी मेकिंग होगी तो वो निश्चित तौर पर पॉलिसी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस सब के अलावा जब जो भी हमारे जो शहर हैं उस पे लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत तरीके के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो अब ज़रूरत आ गई कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसको और ज़्यादा सस्ता किया जाए। इसके अलावा पेड़ और लगाने की ज़रूरत है, जो ग्रीन कवर होता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है शहर और शहर के आसपास में। और जो रोड बनाने के लिए जो कंक्रीट से पूरी सड़क को बिछा दिया जाता है, और सिर्फ रोड ही नहीं, रोड के अलावा जो बिल्डिंग हो गई और दूसरे डेवलपमेंट हो गए, तो धीमे धीमे क्या होता है जो पूरी भूमि है उस पर पूरा कंक्रीट कवर हो जाता है। अब ऐसे में जो बरसात का पानी होता है वो ज़मीन सोख नहीं पाती है और इससे भी इस तरीके की बाढ़ जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। तो ज़रूरत है कि कॉन्क्रिटाइज करना चाहिए जो ये सब रास्ते हैं, जहाँ भी यदि ऐसा संभव वहाँ पर करना चाहिए। इसके अलावा जो कूड़े होते हैं जैसे नालों में वो जब फंस जाते हैं तो प्रॉपर कूड़ों को अलग करने का मैकेनिज्म को डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको उनकी मात्रा भी बढ़ाना चाहिए और उनकी जो ऑपरेशनबिलिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। इन सब के अलावा जहाँ पे अगर निर्माण संभव है कि यदि गलत तरीके से वहाँ पर निर्माण हुआ है और वो ऐसे क्षेत्र चिन्हित हो जा रहे हैं तो वहाँ से निर्माण को हटाकर जो आर्द्र भूमि है और जो नहर और नाले हैं उनकी जो कैचमेंट एरिया है और उनको फिर से वापस लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति को खुद में वापस
स्वस्थ होने का मौका मिल सके। इन सब के अलावा लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स होती है, जिस तरीके से जो गुड पॉलिटिक्स होती है, वो ज़रूरत है कि उसमें जो मेन पॉलिटिकल जो बेंगलोर में जो लंबे समय से चल रहे हैं, उसमें कई बार करप्शन हो जाता है और कई बार ऐसे लोग सामने नहीं आ पाते हैं जो कि प्रकृति के साथ संवेदनशीलता रखते हैं और सिर्फ लाभ को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि प्रकृति को और मानव को, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज होती हैं उनको निर्माण करके आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो बेसिकली जो आम लोग हैं उनको ऐसे पॉलिटिशियंस को वापस सत्ता में लाने का प्रयास करना होगा और साथ ही साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी उत्तरदायित्व को और ज़्यादा सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि जो प्रकृति है उसका अतिदोहन होने से बचे और जो बाढ़ जैसी समस्या इस बार बेंगलोर में देखने को मिली है, आने वाले समय में इससे बचा जा सके। दोस्तों, आज के हिंदू में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।